हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन विनर्स में सभी का स्वागत है। हमने जो रीजनिंग में रैंकिंग की सीरीज स्टार्ट की है, आज उस सीरीज को हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने पहले के जो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। रैंकिंग का अब तक के मैंने 2 पार्ट लाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने रैंकिंग का बेसिक क्वेश्चन देखा, उसके एक मास्टर फार्मूला मैंने शेयर किया जिसमें मैंने ये भी बताया उस फार्मूले में कि एक ही फार्मूले से हम रैंकिंग के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद जो पार्ट 2 आया तो हम मॉडरेट क्वेश्चंस की ओर बढ़े और हमने उसमें इंटरचेंजिंग वाले क्वेश्चन किए। मतलब एक पंक्ति में 2 लोग हैं और अपनी वो रैंक बदलते हैं तो फिर उनकी रैंक पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालेंगे हमने देखा। और हमने उसमें लगभग 9 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया। स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उस समय। आज की क्लास भी हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे रैंकिंग आज कंप्लीट ही हो जाए क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आने से पहले बिल्कुल 1 मिनट लेकर के मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि वो मास्टर फार्मूला क्या था पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था। वो ये स्क्रीन पर आप देखिए, मास्टर फार्मूला क्या है। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्या है फार्मूला कि आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर उस क्वेश्चन से एक पर्सन का लेफ्ट रैंक और राइट रैंक पता करेंगे, यानी बाएं छोर से वो कौन से नंबर पे है, दाएं छोर से कौन से नंबर पे है, दोनों को ऐड करेंगे और -1 करेंगे। -1 क्यों करेंगे? क्योंकि वो व्यक्ति कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है। तो बहुत सिंपल फार्मूला है। साथ ही साथ जरूरी नहीं कि केवल हर बार टोटल ही निकालने को आए, कभी कभी लेफ्ट रैंक निकालने को आता है। किसी व्यक्ति का लेफ्ट रैंक निकालना है, मान लेते हैं वो पर्सन है एक्स, एक कतार में बैठा है और एक्स पर्सन का लेफ्ट रैंक आपको निकालना है, तो उसी एक्स पर्सन का आपको उस क्वेश्चन से राइट रैंक पता करना पड़ेगा और उस क्वेश्चन से टोटल नंबर ऑफ पर्सन ढूंढना पड़ेगा। उसको यहाँ उस वैल्यू को पुट करेंगे आप, फिर लेफ्ट आपका निकल कर आएगा। अगर राइट निकालना है एक्स का तो एक्स का लेफ्ट पता होना चाहिए और टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता होना चाहिए। -1 हर बार करेंगे क्योंकि हर बार वो व्यक्ति 2 बार काउंट होगा, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। उम्मीद है बहुत आसान फार्मूला समझ में आया होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कभी कभी शब्द बदल जाते हैं, जैसे टॉप बॉटम शब्द आ सकता है, अपवर्ड डाउनवर्ड आ सकता है, प्रारंभ से एक्स 15 नंबर पे है, एग्जाम्पल है 15। ठीक है, इसी तरीके से फ्रंट और बैक, तो कई सारी वर्डिंग है जो फार्मूले में हम इसको उपयोग यानी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप में से अगर ऐसे लोग हैं जो पहली बार चैनल पर आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जाए, और अंत तक बने रहिए। उम्मीद है आपको रैंकिंग का पूरा जो कंक्लूजन है आज समझ में आ जाएगा, और समझ में आ जाएगा तो चैनल को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करते हैं। क्या है क्वेश्चन कि इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन हु आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन में बताता है कि वो पर्सन नॉर्थ में देख रहे हैं कि साउथ में देख रहे हैं। उसका कुल कहने का मतलब ये है कि आपको लेफ्ट और राइट लेना आना चाहिए, बायां आप किधर मानेंगे दायां किधर मानेंगे वो बताना चाह रहे हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है कि मैं इस पर कुछ देर बात कर लेता हूँ। हु आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, जनरली क्या होता है कि डायरेक्शन सेंस जब हम पढ़ते हैं तो हम डायरेक्शन सेंस को प्लस के फॉर्म में शो करते हैं, और इसको हम ईस्ट मानते हैं, ये वेस्ट मानते हैं, ऊपर वाला नॉर्थ नीचे वाला साउथ। तो जब हम नॉर्थ मानते हैं तो उस केस में ये वाला हिस्सा दायां पक्ष यानी राइट होता है और ये वाला पक्ष लेफ्ट होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर डायरेक्शन देने का मतलब होता है कि आप लेफ्ट और राइट डिसाइड कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत इज 11th फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रोड। तो जब भी रैंकिंग सॉल्व करना हो तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, और उस लाइन पर सारे डेटा को लिखिए। इससे आपका सवाल बहुत आसान हो जाता है, एनालिसिस करना इजी हो जाता है। मैंने एक और बात कही कि रैंकिंग और ऑर्डरिंग में माइनर सा डिफरेंस होता है। रैंकिंग, जब भी क्वेश्चन रैंकिंग से आएगा तो वहां पर रो शब्द आएगा, क्यू शब्द आएगा, हिंदी में पंक्ति शब्द आएगा, कतार शब्द आएगा। और अगर रो शब्द आया ही, जो 4 शब्द मैंने बोले ये आए हैं, तो मात्र एक फार्मूले से सॉल्व हो जाता है वो, और वो फार्मूला है मास्टर फार्मूला जो कि अभी मैंने शेयर किया। ठीक,
आज मैं ऑर्डरिंग के पार्ट भी कवर करूंगा, तो क्लास में बने रहिए आज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं तो आपको क्लियर हो गया कि भाई ये लेफ्ट यानी बायां पक्ष हो गया, बायां, और ये राइट हो गया, दायां हो गया। ठीक है। भारत इज 11th, भारत इज 11th फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो। तो राइट साइड से यहां पे हम मान लेते हैं, राइट साइड से 11वें नंबर पे कौन है? भारत है। मान क्या लें, वो तो दिया ही है। ठीक है, तो यहां पर भारत का हम बी लिख लेते हैं, हमें याद रहे डाटा किसका है। आगे, एंड थर्ड फ्रॉम राइट साइड ऑफ समीर। भारत दाएं से तो 11वें नंबर पे है, पर समीर के वो दाएं तीसरा है, भरत समीर के दाएं तीसरा। तो दो कंडीशन है, या तो समीर इधर आएगा या तो इधर आएगा। अगर मैं समीर को यहां लिखूं, तो उसका लेफ्ट हो जाएगा, भरत उसके लेफ्ट आ जाएगा, जबकि भरत समीर के राइट साइड में होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर बोला है राइट साइड, तो इसका मतलब कि समीर यहां आने वाला है, तो उस केस में हम समीर को वहां लिख लेते हैं। ठीक है, समीर यहां कहीं पर होगा। चलो हमने लिख लिया समीर, और क्या बोला? थर्ड फ्रॉम राइट साइड ऑफ समीर, समीर के से तीसरे स्थान पर है, थर्ड। तो अगर समीर से तीसरे स्थान पर है तो समीर और भरत के बीच में दो पर्सन होंगे। ठीक है, पहला फिर दूसरा, तभी तो वो तीसरे नंबर पे कहलाएगा। उम्मीद है इतना समझ आ गया। आगे बढ़े। समीर इज 15th फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो, यानी समीर पंक्ति के बाएं छोर से 15 नंबर पे है। पंक्ति का बायां छोर ये है, अगर हम बात करें यहां से तो ये है 15th नंबर पे। अब पूछा है पंक्ति में बच्चों की कुल संख्या कितनी है, टोटल निकालना है। तो मैं कई तरीके से टोटल निकाल सकता हूं। पहला तो बेसिक तरीका है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा। चलिए, पहला क्या है? बेसिक है। बेसिक का मतलब आप एक सिरे से जितने व्यक्ति यहां पर दिख रहे हैं, जितने नंबर दिख रहे हैं, उनको जोड़ते चलिए। तो एक सिरा ये है, यहां से यहां तक कितने हैं? 15 है, प्लस 15 के आगे कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं, 1 और 2। तो यहां पर लिख दूं मैं 2, प्लस 2 के बाद यहां से लेके यहां तक 11th नंबर है, ऑलरेडी हमने लिखा है भरत की रैंक यहां तक 11 है, तो ये 11। इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 15, 16, 17 और 11, 28। कितना आ जाएगा? 28। ये तो बेसिक हो गया। पर अगर मैं मास्टर फार्मूले पर जाना चाहूं तो मैं इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकता हूं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं मैं। टोटल मुझे निकालना है, टोटल। अब मैं किसके थ्रू टोटल निकालूं? समीर के थ्रू या भरत के? किसी के भी थ्रू निकाल लो। चलो समीर के थ्रू निकालते हैं, तो यहां पर एस लिख देते हैं, यानी समीर। तो समीर के थ्रू टोटल निकाल रहे हैं, तो फिर मुझे यहां पर ये ध्यान रखना होगा कि समीर का बायां और दायां रैंक कितना है। तो समीर का बायां रैंक तो 15 दिया है, डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, हमने लिख दिया। पर मुझे अब समीर का इस पॉइंट पे यहां पर बैठा है समीर, उसका दायां रैंक चाहिए। तो दाएं छोर से जब हम बढ़ेंगे तो यहां तक के 11 के बाद 12, 13 एंड ये 14। समीर कौन से नंबर पे हो जाएगा? 14। तो समीर बाएं से 15, दाएं से 14, -1 फार्मूले का पार्ट है, क्योंकि समीर 2 बार काउंट हो रहा है, -1 करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा? 15 प्लस 14, 29, -1, 28। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। तो ये समीर के थ्रू टोटल हमने निकाला। आप चाहें तो भरत के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो भरत का राइट 11th हो जाएगा, लेफ्ट जो है भरत का, आप देखिए 15, 16, 17, 18 हो जाएगा। 18 प्लस 11 ऐड करके -1 करेंगे तो आंसर 28 ही मिलेगा। ठीक, उम्मीद है समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए, अगर यहां पर एक डाउट हो सकता है आपको आए कि एग्जाम में सर ये डायरेक्शन कुछ भी दे सकता है क्या? यहाँ पे हाँ दे सकता है। डायरेक्शन अगर साउथ दे देता, साउथ, तो कुछ नहीं बच्चों, साउथ की कंडीशन में ये वाला जो है यहां पे ये राइट हो जाता और ये लेफ्ट हो जाता।
यानी हमारे क्वेश्चन का लेफ्ट और राइट बदल जाता, बाकी सब वैसे ही होता, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेफ्ट और राइट डाटा यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। व्यक्तियों की एक पंक्ति में पंक्ति के बाईं ओर ए का स्थान 9वां है। ठीक है, तो जैसे ही आपने देखा कि भाई ये एक रैंकिंग का क्वेश्चन है, तो आप एक ग्राफ ले लीजिए। पहले एक ग्राफ का मतलब एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे, तो हम भी कर लेते हैं एक लाइन ड्रॉ। चलिए ये हो गया, और डायरेक्शन यहाँ पर कुछ भी इन्वॉल्व नहीं, डायरेक्शन बोला नहीं है, तो एज यूजुअल राइट यहाँ इसको मान लेते हैं हम। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि मैं अभी जिस हैंड से लिख रहा हूँ मेरा राइट हैंड है, तो ये राइट हो गया, और ये यहाँ पर ये लेफ्ट हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है? बाईं ओर से ए 9वें नंबर पे है, तो ये लेफ्ट है, लेफ्ट से ए यहां पे मान लेते हैं 9th नंबर पे है, ए लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे किसका ही रैंक है। आगे बढ़ते हैं। पंक्ति की दाईं ओर से बी जो है 8वें नंबर पे है, तो दायां ये है, दाईं ओर से यहां मान लेते हैं बी 8वें नंबर पे है। ठीक है, यदि सी ए और बी के ठीक बीच में बैठा है, मध्य में बैठा है, तो ए और बी के बीच में यानी यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि सी बैठा है। ठीक है, और पंक्ति के बाईं ओर से सी का स्थान, ये बाएं इधर है, तो यहां से सी का स्थान आपको दिया हुआ है कितना? 15 15, तो यहां पर लिख लेते हैं 15। ठीक है, टोटल पर्सन आपसे पूछा गया है, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या यहां पर निकालनी है। तो टोटल कैसे निकलेगा? बेसिक से निकलेगा और फार्मूले से भी निकलेगा। अगर हम बात करें बेसिक की, तो चलिए यहां लिख देता हूं मैं बेसिक। कैसे बेसिक? यहां से यहां तक कि पूरे पर्सन काउंट कर लीजिए, तो पूरे पर्सन हम काउंट करेंगे, तो यहां से यहां तक 9 हो गया। 9 के बाद बी तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि 9 यानी ए से लेके बी तक में बीच में सी है, पर इनके बीच में कुल कितने पर्सन है ये हमें नहीं पता। मतलब ये हुआ, मैं आपसे 2 सेंटेंस कहूं, ए और बी के बीच में केवल सी बैठा है, इसका मतलब कि ए और बी के बीच में केवल एक ही पर्सन है। लेकिन मैं अगर आपसे केवल शब्द, ओनली शब्द हटा दूं, ए और बी के बीच में सी बैठा है, तो इसका मतलब यहां पर यह कंफर्म नहीं होगा कि ए और बी के बीच में कुल कितने लोग हैं, है ना। ए और बी के ठीक मध्य में सी है, लेकिन कुल कितने पर्सन है नहीं पता, तो ये गैप फिल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आपको अगर पार्ट 2 में जो मैंने पढ़ाया था, आपको अगर क्लास याद है, तो आप वहां देखें कि एक ही छोर से अगर 2 लोगों की रैंक दी है, ठीक है, एक छोर से यहां से 15 और एक ही उसी छोर से ये 9 है, तो इस 15 में से 9 माइनस कर दें। मैं यहां कर दे रहा हूं, 15 में से 9 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो जब सेम एंड से 2 लोगों की रैंक दी है, तो दोनों का डिफरेंस निकालिए, एंड ऑलवेज -1। क्या? -1 करना मत भूलिए, -1 कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो ए और सी के बीच में कुल 5 लोग बैठे हैं। सेम एंड से अगर रैंक आपको गिवन है, डिफरेंट रैंक, दोनों का डिफरेंस लेके ऑलवेज -1 करिए, तो उनके बीच में कितने पर्सन बैठे हैं वो हमेशा निकल कर आ जाएगा। तो अगर ए और सी के बीच में 5 हैं, तो बी और सी के बीच में कितने होंगे? जाहिर सी बात है 5 होंगे, क्योंकि सी जो है मिडिल में होना चाहिए, तो उसके बाएं और दाएं और व्यक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। बस बेसिक से तो आप अगर डायरेक्टली इसको ऐड कर लें तो आंसर आ जाएगा। यहां तक है 9, तो लिख लूं मैं 9 प्लस 9 के आगे 5, 5 के आगे ये अकेला सी यानी 1, फिर उसके आगे 5 और फिर उसके आगे 8। जब सबको ऐड करें तो देखें कितना आता है, 9 और ये 1 10 और ये 10 20 और ये 28, तो हमें मिला 28। लेकिन फिर वही बात कि सर फार्मूले से सॉल्व करिए, तो टोटल अब हमें निकालना है। टोटल निकालने के लिए हमको एक व्यक्ति सेलेक्ट करना होता है और उस व्यक्ति का बायां और दायां रैंक हमको पता करना होता है। तो बायां और दायां रैंक, अगर मैं ए को सेलेक्ट कर लूं बच्चों, चलो सी को कर लेते हैं, बीच में सी है, तो सी बाईं ओर से कौन से नंबर पे है? यहां पर सी लिख लेता हूं मैं, सी।
बाईं ओर से सी 15th नंबर पे है, प्लस प्लस अब मुझे सी का यहां से यहां तक का दायां रैंक चाहिए, यहां से यहां तक का वो कौन से नंबर पे है। तो देखिए यहां तक 8, 8 और 5 13, 13 और 80 तक पहुंचना है तो उसको गिनना पड़ेगा, 13 के बाद 14, तो यहाँ पे कितना आएगा 14। अब चूंकि फार्मूले के थ्रू जा रहे हैं तो -1 अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सी 2 बार काउंट हो गया। तो 15 + 14 29 एंड -1 28, 28 यहाँ भी आया और 28 यहाँ भी आया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो चूंकि रैंकिंग का क्वेश्चन है तो डायग्राम में ले ही लेता हूं, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप कहेंगे सर अगर लाइन ड्रॉ ना करें तो क्या सॉल्व नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है, 100% सॉल्व हो जाएगा, पर लाइन ड्रॉ करने से एक्यूरेसी रहती है, आंसर में एरर आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि सारा डाटा हमें एक लाइन पर दिख रहा होता है। ठीक है, तो पंक्ति व्यक्तियों की एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है। ए जो है 11 नंबर पे है, लेफ्ट साइड से ए, ठीक है, यहां पर ए लिख देते हैं। और पंक्ति की दाईं ओर से बी का स्थान 19वां है, राइट ये है, यहां से वो 19 नंबर पे है। ठीक है, यदि सी ए और बी के ठीक बीच में बैठा है, चलो यहां पर मान लेते हैं सी है, और ए से सी का स्थान 7वां है। ए से सी पर जब मैं पहुंच रहा हूं तो 7th नंबर पर सी है। ए से सी के जाने के लिए 7वें नंबर पे है, तो 7वें में तब जाऊंगा ना जब इनके बीच में 6 लोग हों, ए और सी। यहां पर है ए, ये ए है, आपको दिख रहा होगा, मैं कई बार हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ पे सी है। सी अगर 7वें नंबर पे है तो 6 व्यक्तियों के बाद बैठा होगा, तो ए और सी के बीच में 6 लोग हो गए। तो बी और सी के बीच में कितने होंगे? जाहिर सी बात है 6 होंगे। क्यों? क्योंकि सी ए और बी के ठीक बीच में बैठा है। तो अभी अभी आपने देखा, पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि जब ये गैप फिल हो गया तो आप बेसिक से हल कर लें या टोटल फार्मूले से निकाल लें। तो चलिए मैं अब सीधे फार्मूले से ही बता देता हूं आपको, टोटल निकाल लेते हैं। टोटल पर्सन क्या ले लें? चलो इस बार ए ले लेते हैं, ए के थ्रू निकाल लें। ए का लेफ्ट कितना? ए का लेफ्ट भाई 11th है, बोर्ड पे यहां पर दिख रहा होगा 11th। ए का राइट कितना? राइट से यहां पर हम 33 लिखेंगे, और जब उसका लेफ्ट और राइट पता चल गया तो दोनों को लिख के -1 करेंगे। फार्मूले का पार्ट है, 2 बार काउंट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 44 - 1 43 आंसर आएगा। ठीक है, टोटल बी के थ्रू निकालते हैं। चलिए बी के थ्रू, तो अब मुझे बी का लेफ्ट और राइट पता करना होगा। तो बी का लेफ्ट यहां से चलें, बी तक पहुंचना है, यहां पे यहां तक 11 के आगे 6, तो 11 6 17 और 1 18, 18 और 6 24, और यहां तक पहुंचे तो 25, बी तक पहुंचे तो 25। बी की भी रैंक तो गिननी पड़ेगी, और राइट साइड से देखें तो डायरेक्टली गिवन है 19। ठीक है, तो दोनों को ऐड करिए, तो 25 + 19 दोनों मिलकर के हो गया 44, और -1 अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 43। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अब तक की क्लास समझ में आ रही होगी, यानी रैंकिंग का पार्ट कवर कर दिया है मैंने, लगभग सारे क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं ऑर्डरिंग वाले क्वेश्चन। अच्छा, अब अंतर क्या है भाई ऑर्डरिंग में? तो अंतर मैं दोबारा से बता देता हूं, मैंने ऑलरेडी बताया है आप सभी को कि बच्चों अगर एग्जाम में रैंकिंग के क्वेश्चन आए हैं, तो रैंकिंग के क्वेश्चन आए हैं तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला टोटल = L, यानी लेफ्ट प्लस R मतलब राइट -1, ये इससे सॉल्व हो जाएगा। मास्टर फार्मूला इसको हम कह रहे हैं। लेकिन रैंकिंग को पहचानेंगे कैसे? तो जितनी भी लाइन का क्वेश्चन होगा आपको उनमें आपको ये देखने को मिलेगा कि शब्द दिए होंगे रो, या वहां पे आपको क्यू लिखा मिलेगा। ठीक है, यानी पंक्ति, हिंदी में अगर बात करें तो पंक्ति लिखा होगा, या कतार जैसा शब्द आया होगा। ठीक है, तो अगर
इनमें से कोई भी शब्द आया है तो वो रैंकिंग का क्वेश्चन है, और रैंकिंग का क्वेश्चन है तो फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अगर इनमें से कोई शब्द नहीं आया है तो रैंकिंग नहीं है, वो क्वेश्चन है का कौन सा, ऑर्डरिंग का। जैसा कि आप लोग यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं कि इन अ क्लास ऑफ 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज तान्या रैंक इज 4th अमंग द गर्ल्स। रैंक शब्द आया है, मैंने रैंक नहीं बोला, मैंने रो और क्यू बोला है। रो और क्यू या पंक्ति कतार तो रैंकिंग है, ठीक है। रैंक शब्द आने से रैंकिंग नहीं, वो ऑर्डरिंग हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इनमें वो 4 शब्द नहीं नजर आ रहे हैं जैसे कि यहाँ पर है। तो फिर ये ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी सरलता से, आसानी से सॉल्व आप बेसिक से ही कर सकते हैं, इसके लिए कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इन अ क्लास ऑफ 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज, 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। दोनों को ऐड कर दें अगर गर्ल्स एंड बॉयज तो एक क्लास बनेगी, इसमें टोटल 30 स्टूडेंट होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तान्यास रैंक इज 4 अमंग द गर्ल्स, लड़कियों में तान्या चौथे नंबर पे है। तो एक काम करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, गर्ल 1 और गर्ल 4, चौथे नंबर पे कौन है, तान्या, ठीक है। शॉर्टकट में लिख लिया हमने। एंड 18th इन द क्लास, चौथे नंबर पे है वो तान्या, लेकिन लड़कियों में ओवरऑल कौन से नंबर पे है? अगर ओवरऑल हम देखिए यहाँ पे तो मैं मान लेता हूं 18th नंबर पे। मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा इसको सॉल्व करना, मैं भी बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। व्हाट इज तान्यास रैंक अमंग द बॉयज इन द क्लास, लड़कों में तान्या की रैंक क्या है? तो इसको आप ऐसे समझे, अगर मैं किसी क्लास में 4th नंबर पे आया हूं, मेरी रैंक 4th है, ठीक, तो मेरे आगे कितने बच्चे होंगे जो मुझसे अच्छी रैंक लेकर आए हैं? तो 3 स्टूडेंट होंगे जो मुझसे अच्छे हैं, तभी तो मैं 4th नंबर पे हूं। अगर मैं किसी कक्षा में 10वें स्थान पर आया हूं तो मेरे आगे 9 लोग होंगे। इसी प्रकार से अगर तान्या 18वें नंबर पर आई है तो उसके आगे, ठीक है, उसके आगे 17 लोग होंगे, ठीक है। अब उन 17 में तो ये 3 लड़कियां ही हैं, तो 17 में से 3 माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया, 14। तो ये 14 कौन है? ये मैंने क्या माइनस किया है, गर्ल्स। तो ये 14 क्या आए हैं, बॉयज। यानी फिर से एक बार देखें, तान्या ओवरऑल क्लास में 18 नंबर पे है, ठीक, तो उससे आगे 17 लोग हुए, उन 17 में 3 लड़कियां हैं, क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि तान्या लड़कियों में चौथे नंबर पे है, 3 लड़कियां आगे हैं तो बचे 14, तो तान्या से 14 लड़के आगे हैं। तो तान्या की रैंक लड़कों के बीच बतानी है, तो 14 लड़कों के बाद तान्या कौन से नंबर पे आएगी, 15th नंबर पे आएगी। कौन से नंबर पे, 15th नंबर पे। ये हो गया बेसिक। डायरेक्ट आप जानना चाहें तो बहुत ही सरल तरीका है, चलिए मैं यहां पर बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पे टोटल रैंक दी है तान्या की 18, भाई 18 हो गया, और तान्या की लड़कों के बीच में रैंक पूछ रहा है और लड़कियों के बीच में रैंक यहाँ पर गिवन है 4 नंबर पे है। तो एक काम करिए, टोटल रैंक में से तान्या से जितनी लड़कियां आगे हैं, 3 लड़कियां आगे हैं, तो -3 कर दीजिए, डायरेक्ट रैंक निकल कर आ जाएगी तान्या की कितनी, 15th। तो इस तरीके से भी ये आंसर लाया जा सकता है, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देयर आर 35 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट्स। सुमन रैंक इज 3rd अमंग द गर्ल्स इन द क्लास, सुमन लड़कियों में तीसरे नंबर पे। तो चलिए लिख लेते हैं, गर्ल 1 गर्ल 3, यहाँ पे कौन है, सुमन है, ठीक है। आगे अमित रैंक इज 5th बॉयज इन द क्लास, लड़कों में अमित, तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं बॉयज 1 और 5, यहाँ पे है अमित 5वें नंबर पे है और लड़कों में। सुमन की रैंक लड़कियों में दी है और अमित की रैंक लड़कों में दी है। फिर एक सेंटेंस आगे बोल रहा है, सुमन इज 1 रैंक बिलो अमित इन द क्लास, सुमन कक्षा में अमित से 1 रैंक नीचे है। यानी सुमन की रैंक 1 रैंक नीचे, यानी अमित अगर 10वें नंबर पर आया हो तो सुमन कौन से नंबर पर आएगी, 11वें नंबर पर आएगी, क्योंकि 1 रैंक वो क्या है, नीचे है, यानी उससे पीछे है। अगर अमित कक्षा में 15 नंबर पर है तो सुमन कितने नंबर पे होगी, 16 नंबर पे। इसका एक निष्कर्ष ये भी निकला
कि मैं यहां पर G3 को लिख सकता हूं। G3 यानी सुमन, यानी अमित और सुमन के बीच में और किसी की रैंक नहीं आएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। फिर भी आप देख रहे हैं कि लड़कियां सुमन से 2 लड़कियां आगे हैं और अमित और सुमन के बीच में किसी और की रैंक आ नहीं सकती इस स्टेटमेंट के कारण। ये लड़कियां कहाँ जाएंगी? ये जो 4 बॉयज दिए हैं यहां से यहां तक, ठीक है, इनके बीच में कहीं पर भी ये गर्ल 1 और गर्ल 2 होंगी। तो आप स्टार्टिंग में लिखिए, चाहे B1 B2 के बीच में लिखिए, कहीं भी इनको लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के सुमन से कितनी लड़कियां आगे हैं? 3, सॉरी 2, 1 2, क्योंकि वो तीसरे नंबर पे है लड़कियों में। अमित लड़कों में कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे, और सुमन अमित से 1 रैंक पीछे है। तो ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब पूछा है कि अच्छा, कोई भी छात्र कक्षा में समान रैंक पर नहीं, यानी सब कहीं ना कहीं अलग अलग रैंक पर लाई करते हैं। ठीक है, तो कक्षा में अमित की रैंक क्या है? तो गिन लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर पहुंचे तो 7। क्योंकि सबकी रैंक अलग अलग है इसलिए सबकी काउंटिंग एक बार करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अमित कौन सा नंबर पर आ जाएगा? 7 नंबर पे। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं रैंकिंग का एक और हिस्सा होता है ऑर्डरिंग, रैंकिंग ऑर्डरिंग का, जिसमें कंपैरिजन दिया होता है। इसको हम कंपैरिजन रैंकिंग भी बोलते हैं। मैंने इसके लिए कोई स्पेशल हाईलाइट नहीं किया है कंपैरिजन रैंकिंग, क्योंकि इतना सरल है इस पर ज़्यादा चर्चा भी नहीं करनी है। 1-2 क्वेश्चन ही बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा, और फिर क्लास भी वहीं पर कंप्लीट करेंगे और रैंकिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। गोपाल इज टॉलर देन मोहन। तो जब भी तुलना करनी हो तो हमें कंपैरिजन का 2 सिंबल पता है, ग्रेटर देन और लेस देन। जिधर माउथ ओपन है ग्रेटर हो गया, जिधर क्लोज है वो लेस देन हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, गोपाल इज टॉलर देन मोहन, गोपाल बड़ा है तो यहाँ लिख लेते हैं जी। गोपाल बड़ा है किससे? मोहन से, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मोहन। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। बट स्मॉलर देन राम। ये जो गोपाल है मोहन से तो बड़ा था, लेकिन गोपाल राम से छोटा है, यानी राम बड़ा होगा, तो यहाँ लिखेंगे आर। मोहन इज टॉलर देन सोहन। मोहन बड़ा है किससे? या लंबा है या चाहे बड़ा है, आप कुछ भी कहें, सोहन से, तो सोहन यहाँ आ जाएगा। ठीक है। हु इज टॉलेस्ट। सबसे बड़ा कौन है या सबसे लंबा कौन है? तो ये हो गया, एक लाइन में सब सेट हो गए हैं। सबसे लंबा कौन है? राम, तो यहाँ पे आंसर आएगा राम। मोहन इज ओल्डर देन प्रवीण। तो भाई मोहन जो है बड़ा है वो किससे? प्रवीण से। चलिए हमने लिख लिया। सुरेश इज यंगर देन प्रवीण। सुरेश जो है सुरेश इज यंगर देन प्रवीण, यानी प्रवीण बड़ा है सुरेश से, तो यहाँ पे आ जाएगा सुरेश। ठीक है, आगे देखते हैं। मिहिर इज ओल्डर देन सुरेश बट यंगर देन प्रवीण। मिहिर जो है सुरेश से तो बड़ा है, इससे तो बड़ा है, पर प्रवीण से छोटा, यानी इसके बीच में आएगा, तो एक अलग से और ले लेते हैं, मोहन प्रवीण। फिर से पढ़ लेते हैं। मिहिर इज ओल्डर देन सुरेश, यानी सुरेश से तो बड़ा है मिहिर, ये तो बात तय है। ठीक है, बट यंगर देन प्रवीण, ये नहीं, प्रवीण से वो छोटा है, यानी प्रवीण बड़ा हो गया। एक लाइन में ये फिर से सेट हो गए। ठीक है, आप में अगर एग्जाम में 5% दिए हैं चाहे 6% दिए हैं, सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है पूछ रहा है, हम तब तक आंसर नहीं कर सकते जब तक कि उनको एक सीरीज में एक लाइन में ना लिख दिए जाए। ये उसी प्रकार से है कि एक क्लासरूम है और उसमें 10-12 बच्चे हैं, लड़के हों चाहे लड़की हों, हाइट अगर आपको चेक करनी है कौन बड़ा है, तो इधर उधर बिखरे हैं तो आप जजमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उनको एक कतार में खड़ी कर दें, एक कतार में खड़ी कर दें, बड़ी आसानी से समझ में आएगा सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है। तो क्वेश्चन पूछा है सबसे छोटा कौन है, तो आंसर क्या आया? सुरेश। फाइनल आंसर हमारा हो गया सुरेश। सबसे बड़ा पूछा होता तो आंसर हो जाता मोहन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की क्लास समझ में आई होगी। और अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं रैंकिंग के, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो देखिए। पार्ट 1 में मैंने बेसिक रैंकिंग के बारे में बताया है और पार्ट 2 में मैंने इंटरचेंजिंग वाले क्वेश्चंस बताए हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।